हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज आउट हुई है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। तो इससे पहले हमने प्रोसेस सर्वर की एनालिसिस की थी पूरे डिटेल में कि कट ऑफ क्या थी, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर पेपर को बताया था सॉल्व करके। तो आज हम वो सेम चीज हाई कोर्ट के साथ करने वाले हैं, क्योंकि उसके नीचे बच्चों के कमेंट आए थे कि क्लर्क के बारे में भी सर बता दो। तो प्रीवियस में पेपर जो हुआ था वो 6 जुलाई 2025 को हुआ था, इसको 25 कर लेना। ठीक है, यहाँ पर 27 टाइप हो चुका है। ठीक है, तो 6 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ था, जुलाई में ही जो है वो रिजल्ट आ गया था। तो आज की इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है जी, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत डिटेल में मैंने ऐड किए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर से बता दिया। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और सॉल्व्ड जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखो, प्रोसेस सर्वर की जहां बात आती है 2022 में उसका लास्ट पेपर हुआ था। ठीक है, बट जहां पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क की बात आती है वहां पर 2025 में लास्ट एग्जाम हुआ था। तो इसको आप बहुत अच्छे से कंसीडर करके चल सकते हो कि ऐसा पैटर्न भी रह सकता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो बता दीजिएगा, और वीडियो से पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर एचपी हाई कोर्ट क्लर्क डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। कंप्लीट पीडीएफ्स, बहुत ही क्वालिटी वाली और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्लस आपके एमसीक्यूज, और उसके बाद वन लाइनर वगैरह भी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी, सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल रहा है 499 में। और ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। डेमो पीडीएफ आप वहां पर आज जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। बाकी क्या क्या चीजें आपको मिलेगी साथ साथ जब मैं करवाता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा, तो उसमें एक्सप्लेन करता रहूंगा कि क्या क्या चीजें कोर्स में इंक्लूड की जाएंगी। तो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर जॉब है, बेनिफिट है आपको, जो है वो बेनिफिशियल ही रहेगी कि आपको जो है वो 2 साल के जॉब ट्रेनिंग के रूप में वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो वो तो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, तो एक बार मैं पहले से थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं कि देखो, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है जी, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही आपके जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और 2 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर वैसे मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। जीके के जो है वो 70 क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद कंप्यूटर के जो हैं वो आते हैं आपके कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और रीजनिंग के जो है वो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 70, 80, 90 और 100 नंबर का ये पेपर होता है। अब अगर जीके की भी बात करें तो उसमें इंटरनेशनल जो आती है वो आती है 15 नंबर की, नेशनल जो आती है वो आती है 25 नंबर की, और एचपी जो आती है वो आती है 30 नंबर की। ठीक है, तो ये जनरली जो है वो एचपी हाई कोर्ट के द्वारा सिलेबस दिया गया है। बट एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपका पेपर पूछा जाए। ठीक है, या पेपर आएगा कि आपने बोल दिया यहां पर लिखा था 30 क्वेश्चन एचपीजीके के, तो 30 के 30 ही आएंगे। भाई ये जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, मतलब प्रीवियस वीडियो में, और अब भी बता रहा हूं। ठीक है, तो टोटल ये मत सोचिएगा कि यहां से 25 बोल दिए तो 25 ही आएंगे, यहां से 20 बोल दिए 20 है। वो हाई कोर्ट है, वो इधर उधर करता रहता है। इस बार आ जाए तो अलग चीज है, बट मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर जो है वो आपको बता रहा हूं। बाकी आपको भी पता लग जाएगा। तो ये जनरल सी चीज है कि ये यहां पर जो है वो पूछे गए हैं, और जितना भी आपको कोर्स के अंदर भी डेटा मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू आपके इसी तरीके से मिलेगा कि रीजनिंग का भी मिलेगा। देखो, हमने तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करना है ना, बाकी क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग चीज है। ठीक है, बट आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो, अनरिजर्व्ड की जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 95, और ये आउट ऑफ 99 थे, एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। और जो कट ऑफ थे वो थे आपके 87, यानी कि अनरिजर्व्ड की कट ऑफ थी 87। एससी की कट ऑफ थी आपकी 84, और जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 88। एसटी की कट ऑफ थी आपकी 85, और जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 91। ओबीसी की कट ऑफ थी आपकी 84 और हाईएस्ट मार्क्स थे 93। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 88, और जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 93। ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ जो थी वो 70 थी, और हाईएस्ट मार्क्स थे आपके 87। तो मतलब 2025 में ये आपकी जो है कट ऑफ जो है वो यहां पर रही है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। इसको थोड़ा सा देखो, 2025 की कट ऑफ है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो थोड़ा सा चलना है। देखो, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बोलूं तो कट ऑफ दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो एग्जाम लेवल क्या होता है, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ डिसाइड होती है। बट अगर मैंने इससे पहले के भी पेपर देखे हैं हाई कोर्ट के, तो कट ऑफ जनरली आपकी 80 प्लस ही जो है वो रहती है, तो उसी तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि एचपी हाई कोर्ट का जो एग्जाम होता है 2 टाइप से होता है। एक क्लर्क का ही बोल रहा हूं, क्लर्क
क्लर्क, ठीक है। एक क्लर्क होता है जो मेन हाई कोर्ट वाला होता है, एक क्लर्क होता है जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाला होता है। तो दोनों के पेपर में अंतर होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो तैयारी करनी है। बाकी जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है। समझ आ गया? तो ये तो थी आपकी कट ऑफ, थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि हाँ, जो आपको गेम खेलनी है वो 80 से ऊपर खेलनी है, ठीक है। और भाई एक चीज और याद रखिएगा, रेगुलर पोस्टें हैं, ठीक है। रेगुलर पोस्टें यानी कि 2 साल का जॉब ट्रेनिंग वाला झंझट खत्म, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ठीक है, अच्छे खासे पर्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए आप जो है वो तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर सेक्शन वाइज क्वेश्चन काउंट मैंने यहां पर दिया है। अब तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एग्जैक्ट आपने कैसे कर दिया? तो एग्जैक्ट तो मैंने ये भी किया हुआ है यहां पर कि करंट अफेयर के कौन कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वर्ल्ड जीके के 2 3 4 6 9 10 11 12 55, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर 2 थे जो भी क्रिकेट से रिलेटेड थे, इकोनॉमी के अंदर 3 थे, स्टैटिक जीके के अंदर ये वाला पोर्शन क्वेश्चन का था, एचपीजीके के अंदर ये वाले क्वेश्चन थे। तो मतलब अच्छे से एनालाइज किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का मार दिया, अच्छे से एनालाइज किया गया है कि कौन से सेक्शन के अंदर कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मुझे लग रहा वो इंडियन जीके में, आपको लग रहा वो वर्ल्ड जीके में, तो वो चेंज हो सकता है। बाकी एग्जैक्ट जो है वो बहुत डीपली रिसर्च करके जो है वो इसको बताया गया है। तो सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 4, ठीक है जी। वर्ल्ड जीके की किसकी बात कर रहा हूं? स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूं। जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है उसके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। और इंडियन ज्योग्राफी के जो है वो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के आपके 2 क्वेश्चन थे। इंडियन जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, अभी आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन देख के, उसके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। एचपीजीके के यहां पर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। बोला कितना जाता है सिलेबस में? 30 क्वेश्चन बोले जाते हैं। पॉलिटी के जो है वो 10 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स के यहां पर 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक दोनों ही क्रिकेट से रिलेटेड थे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन थे, बोले जाते हैं आपके 10, मैथ्स के जो है वो 13 क्वेश्चन थे, और यहां पर सिर्फ रीजनिंग मेंशन की जाती है। मतलब आप एक तरीके से समझ लो कि हाई कोर्ट जो है वो उनको रीजनिंग के अंदर गिनता है, मतलब इतना ज्यादा टफ लेवल जो है वो नहीं होता है। तो ये पूरे अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया कि जैसे पॉलिटी, अब इनको मैं चाहता तो एक ही इंडियन जीके के अंदर रख देता, बट मैंने आपको बता दिया कि ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ, पॉलिटी भी पूछी जा रही है, इकोनॉमी भी पूछी जा रही है, स्पोर्ट्स वाला भी पूछा जा रहा है, मैथ्स हो गया, एचपी जीके हो गया, साइंस हो गया, इंडियन स्टैटिक जीके के 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी अलग से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ल्ड की ज्योग्राफी के 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें रिवर वगैरह, लेक्स वगैरह टाइप हो गए, अभी पता लग जाएगा। और वर्ल्ड जीके जो स्टैटिक है उसके 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर किस तरीके से मैं बोल रहा हूं, जैसे ये पूछ लिया कि जनरल सेक्रेटरी कौन है यूनाइटेड नेशन का 2025 के अकॉर्डिंग, तो उसको मैंने करंट अफेयर वाले में काउंट किया है, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैंने डिवाइडेशन की है। और अगर आप यहां पर क्वेश्चन भी देखना चाहो तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि 2025 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन से मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस सेक्शन के अंदर मैंने जो है वो प्लेस किए हैं। तो ये पूरा जो है वो आपका क्या था, ये पूरा आपका यहां पर मैंने आपको बता दिया। तो आपको करना क्या है, 12 सेक्शन के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। हम अपने कोर्स में भी अकॉर्डिंग टू मतलब दिस जो आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। जैसे वर्ल्ड जीके का भी करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी करेंगे, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जीके के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, ठीक है। एक बार हाई कोर्ट के क्लर्क के एग्जाम में जो हिटलर पार्टी का नाम मतलब किस पार्टी से संबंधित है, नाजी पार्टी से, उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इंडियन ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, इंडियन स्टैटिक जीके के भी मिलेंगे। तो जितने भी आपके पास 12 सेक्शन दिख रहे हैं ना, सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग यहां पर है नहीं तो इस बार नहीं पूछी जाएगी, ये गलत फहमी में मत रहना। मैंने बोला ये एनालिसिस क्यों है, ताकि आपको पता लग जाए प्रीवियस में ये पूछा गया था, तो ये भी आपको करना है तैयार। उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी तैयार करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन यहां पर ऐड करें, आप रीजनिंग को भूल जाए, भाई ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन का सेक्शन था जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम पेपर की तरफ चलेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। तो ये है आपका हाई कोर्ट क्लर्क, ठीक है, डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पेपर, ठीक है, 6 जुलाई 2025 को हुआ था। और इसमें जो है वो आप एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करते हैं, और साथ साथ मैं आंसर भी आपको जो है वो बताऊंगा कि क्या जो है वो इसके आंसर है, ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। और थोड़ा सा आप जो है अगर तैयारी घर बैठे भी कर रहे हो तो आप उसको जो है वो अच्छे से कर पाए, ठीक है जी। बाकी दोबारा से मैं बोलूंगा, ठीक है, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का आप जो है वो नोट्स वाला बैच ले सकते हैं, बीच बीच में हम क्लासेस भी लगाएंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ ही सीट्स जो है वो लेफ्ट हैं।
पहला क्वेश्चन था, वो इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एज ऑफ 2025, कि भाई सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस का एज ऑफ 2025। ठीक है जी। एंटोनियो गुटेरस, बान की मून, कॉफी एनन, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर क्या था? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है जी। गुटेरस भी याद रखोगे तो भी काम जो है वो चल जाएगा। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है जी। ये कौन है? ये था आपका सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का। अगला क्वेश्चन था आपका, द पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू, जो पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है जी, वो किस चीज से रिलेट करता है? ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 के यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको यूएनएफ सीसीसीई भी बोलते हैं, वहां पर हुआ था, अडॉप्ट किया गया था। और इसका जो रिलेशन है वो किससे है? वो है आपका क्लाइमेट चेंज थे। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया था कि जो टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये आपको जो है वो यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसको बाद में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करने का जो है वो गोल रखा गया था। तो ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन, ठीक है, जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो कहां पर लोकेट करता है? तो वॉशिंगटन डीसी में जो है वो लोकेट करता है। समझ आ गया? कहां पर लोकेट करता है? वॉशिंगटन डीसी में। अब जब आप तैयारी करते हो तो क्या करते हो? आप जब बुक उठा लेते हो, आप पढ़ना शुरू कर देते हो। आप कई बार ऐसा करते हो कि हेडक्वार्टर्स छोड़ दिए, ठीक है जी, नेशनल पार्क्स छोड़ दिए, ठीक है जी, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से बन जाता है? स्टैटिक वाले पार्ट से जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारी चीजें कवर करवाना हमारा काम है, जिसमें आपको टॉप 1 क्वालिटी के नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगला था, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, एंजल फॉल, वो कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका वेनेजुएला में। ठीक है जी। अब आपने पढ़ लिया वेनेजुएला में, कई बार अगर घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले कौन से नेशनल पार्क में, तो कनाइमा नेशनल पार्क में जो है ये पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि आपको डिटेल भी पता होनी चाहिए। अगला है, विच कंट्री एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन इन 2020, कौन सी कंट्री ने जो है वो एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन को 2020 में? ठीक है, आप देख लो ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो किया था आपका यूके ने। ठीक है जी, यूके ने किया था, और इसको बोलते हैं ब्रिक्सिट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो यूरोपियन यूनियन को किसने किया था? वो किया था यूके ने। अगला है आपका, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड। अब देख लो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही कितने क्वेश्चन पूछ ले गए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो आपका कहां पर पड़ता है? ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पड़ता है हैग में। ठीक है जी, द हैग में जो है वो आपका पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड। कई बार नीदरलैंड भी डायरेक्टली आ सकता है, तो नीदरलैंड भी याद रखिएगा, या फिर हैग रखिएगा। ठीक है, पीस पैलेस, और इसकी फुल फॉर्म आईसीजे होती है भाई, शॉर्ट में भी याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप किया गया था। क्यों किया गया था? विच एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स। यहां पर 2024 समर ओलंपिक्स पूछे गए थे, यहां पर हेल्ड इन 2021 लिखा हुआ था, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। अच्छा, 2024 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, वो आपके पेरिस फ्रांस में हुए थे। अगर ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए, तो एक तरीके से करंट अफेयर टाइप का ये क्वेश्चन था। तो अगर आप 2026 में तैयारी कर रहे हो, तो जैसे ओलंपिक्स वगैरह हो गए, थोड़े बहुत इनके ऊपर ध्यान दे लीजिएगा, जो कि 2025 से रिलेट करते हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2025 के अकॉर्डिंग, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो है आपके इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है जी, तो मैक्रोन जो है वो आप यहां पर याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन था, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद, जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है वो किससे एसोसिएट करता है? ठीक है, तो वो करता है आपका चाइना से। याद रखना है, चाइना से जो है वो आपका एसोसिएट करता है। आपका काम यहां पर क्या है? आपका काम, देखो क्वेश्चन का आंसर याद रखो चाहे ना रखो, क्योंकि सेम तो आने वाले हैं नहीं। आपका काम है कि क्या लेवल जो है वो क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, और कोशिश ये कीजिएगा 100 में से आपके कितने सही होते हैं ये आप खुद से जो है वो एनालाइज कर पाए। ठीक है, और फिर आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको किस लेवल पे तैयारी करने की जरूरत है। इतने में से भाई मेरे 100 में से अगर मेरे सारे ठीक हैं, तो आपकी तैयारी मतलब आप और अच्छी तैयारी जो है वो कर सकते हो। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट जो है वो मेंबर होते हैं। अब ये 5 परमानेंट मेंबर यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है, तो क्या आंसर करोगे? तो पहली याद रखिएगा, चाइना इसका मेंबर है। सेकंड मेंबर आपका जो है वो फ्रांस हो गया। तीसरा आपका रशिया हो गया। चौथा आपका जो है वो यूके हो गया, और पांचवा आपका यूएसए हो गया। ठीक है, तो ये है, इनके अलावा जो भी पूछा जाएगा वो मेंबर नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है जी, इनमें से कौन सा जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है? ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन
नेशंस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब इसमें से मेंबर कौन सा नहीं है, तो इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। समझ आ गया? ठीक है जी, इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, बाकी मलेशिया भी है और सिंगापुर भी है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज इस्टेब्लिश इन, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसको कब जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1944 में जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया गया था। जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है, देखो हम करवाएंगे तो हम तो वैसे ही तरीके से करवाएंगे, बट चलो जो घर पे भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसके बाद उसका हेड कौन है या चेयरमैन कौन है, ठीक है जी, और उसके बाद उसका इस्टेब्लिश ईयर कौन सा है, ठीक है जी, ये आपको 3-4 चीजें जो है वो पढ़नी है। और ज्यादा पढ़ना है तो क्या इंपॉर्टेंट वर्क, जो इंपॉर्टेंट है उनके वर्क क्या होते हैं वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, समझ आ गया? अगला है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो उत्तर प्रदेश जो है वो इसका सही आंसर है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है? वो है आपकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है जी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा के अंदर, ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा आपका 543, ठीक है, 543, ठीक है जी, समझ आ गया? तो 543 जो है वो टोटल सीट्स है, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग रिप्लेस्ड विच प्लानिंग बॉडी, जो नीति आयोग थी, ठीक है, उसने कौन सी प्लानिंग बॉडी को जो है वो रिप्लेस किया था? इकोनॉमिक काउंसिल को, फाइनेंस कमीशन को, या बजट प्लानिंग बोर्ड को? इसने प्लानिंग कमीशन को जो है वो आपका क्या किया था, रिप्लेस किया था। और कब रिप्लेस किया था? 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया था। समझ आ गया? क्वेश्चन देख रहे होंगे किस तरीके के। वो अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। इसका आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? ठीक है, तो वो जाना जाता है आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु या बेंगलोर को सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप जीएसटी बोलते हैं, उसको कब इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर? तो उसको इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया था। इसी तरीके से और स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो कब इंप्लीमेंट की गई थी। अगला है, विच इंडियन इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, चलो ये तो हर किसी को पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, कौन सा इंडिया का पहला स्वदेशी जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम क्या है? तो आईएनएस विक्रांत उसका नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी था अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, अगला है, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2000 अलोंग विद झारखंड एंड उत्तराखंड, ठीक है, कि झारखंड और उत्तराखंड के साथ जो है वो कौन सी स्टेट को जो है वो यहाँ पर मतलब कि फॉर्म किया गया था? तो ये तो आपको पता लग गया, झारखंड कब बनी थी? 2000 में। उत्तराखंड कब बनी थी? 2000 में। इसके साथ कौन सी स्टेट और बनी थी? वो बनी थी आपकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब बनी थी? 1 नवंबर 2000 में। ठीक है जी, झारखंड बना था आपका 15 नवंबर 2000 में। ठीक है जी, और इसके अलावा उत्तराखंड बना था आपका आई थिंक 9 नवंबर 2000 में। अच्छा, ये डेट वगैरह नहीं पूछी जाएगी, बस 2000 जो है वो याद रखिएगा। समझ आ गई? तो इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। अब कुछ कुछ को तो लेवल इजी लग रहे होंगे भाई, ठीक है जी, कि भाई हम तो आराम से जो है वो कर देंगे, बट जिनको इजी नहीं लग रहे हैं तो वो याद रखना, ठीक है, कि भाई आपको इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने, थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर ही लेकर चलना है। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सी स्टेट की जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो गुजरात की जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, अप्रॉक्स आई थिंक 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था? 1945 में, सॉरी 1935 में जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका स्टैब्लिश किया गया था। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन, जब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो, मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपने रिवाइज ना किया हो ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि राइट टू एजुकेशन पढ़ा तो था, कब पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, अब 5 लगाऊं कि 9 लगाऊं कि 10 लगाऊं कि 12 लगाऊं, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में पास किया गया था। ठीक है जी, और फोर्स में ये जो है वो मतलब कि कब अप्लाई हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये जो है वो आपका केम इनटू फोर्स। ठीक है जी, समझ आ गया? मतलब कि जो कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाती है वो इसके अंडर आती है।
द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, कितनी है आपकी टोटल लैंग्वेजेस? तो वो है आपकी 22। किसमें दी गई है? 8th शेड्यूल में जो है वो आपकी दी गई है, ठीक है। ओरिजिनली कितनी थी? 14 थी, बाकी बाद में ऐड की गई थी। द प्रेजेंट लोकसभा इज द, ठीक है, प्रेजेंट लोकसभा कौन सी लोकसभा है? 18th लोकसभा, याद रखिएगा 18th लोकसभा, ठीक है जी, मतलब अभी भी इसका आंसर 18th ही रहेगा। द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी प्रेड फॉर इट्स इशूड बाय द फॉर एंड इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड और अ हाई कोर्ट इज, ठीक है, कितनी टोटल नंबर ऑफ रिट्स होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी 5 टाइप की, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, सैट्योरी, को वारंटो। तो ये सारी जो है वो आपकी 5 टाइप की रिट्स होती है, ये आपको याद रखना है। एक चीज याद रखना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो अच्छे से पढ़ ही लेना, ठीक है, सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो है आपकी 25 ईयर्स, ठीक है, याद रखिएगा 25 ईयर्स, ठीक है जी। लोकसभा की पूछ लें तो 25, राज्यसभा की पूछ लें तो 30, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2025, ठीक है जी, कौन थे एज ऑफ नवंबर 2025? तो आंसर होगा जयराम ठाकुर, ठीक है जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू कब बने थे? आई थिंक दिसंबर 2022 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। द 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्त आर, त्रिगर्त के साथ जो 3 रिवर्स थी कौन सी मतलब की बिलोंग करती है? तो वो करती है सतलुज, रावी, ब्यास, याद रखिए सतलुज, रावी। देखो झेलम तो है नहीं, ठीक है जी, तो सतलुज, रावी, ब्यास याद रखिए, यहां भी झेलम है तो ये तो 2 कट ही गए, तो सतलुज, रावी, ब्यास आपने पढ़ा ही होगा। द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा, ठीक है, ऊपर से ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा वाज, एंशिएंट नेम क्या था कांगड़ा का, ठीक है, तो वो था आपका नगरकोट, ठीक है, नगरकोट बोलते थे, भीमकोट बोलते थे, ठीक है जी। और इसके बाद त्रिगर्त बोलते थे, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत जिसका संबंध महाभारत से रहा है, ठीक है जी। सुशर्मा राजा के बारे में आपने पढ़ा होगा, कौरवों का साथ दिया था उसने, तो ये सारा डेटा आपको थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। द एंशिएंट नेम ऑफ कुल्लू, ठीक है, कुल्लू का नाम कुलूत, ठीक है, कलूत, सुकेतनी था, राजगिर नहीं था। तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, मतलब कि अगर आपने थोड़ी भी एचपीजी के पढ़ी है तो आपको पता होगा। द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर, कौन सा फर्स्ट पर्सन है जो कि आपके गवर्नर के रूप में जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो है वो अपॉइंट किए गए थे? तो रामलाल इसका जो है वो सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे आई थिंक 1983 और 1984 के मतलब बीच में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश रामलाल, याद रखिएगा। हाउ मेनी वर्किंग जजेस आर इन एचपी हाई कोर्ट शिमला नाउ डेज इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है जी, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस को जो है वो इंक्लूड करके, ठीक है, कितने जो हैं वो आपके यहाँ पर जजेस हैं? तो इसका आंसर था आपका ऑल इनकरेक्ट, ठीक है। ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि अभी प्रेजेंट में जो है वो हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस हैं, इंक्लूडिंग किसको? चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड करना है, समझ आ गया? ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि कितने जजेस हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, कितने हैं? चलिए अगला, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर पड़ता है? तो चमेरा आपको पता ही होगा चंबा में पड़ता है, आंसर चंबा था। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट कौन थी? ठीक है, वो थी आपकी लीला सेठ, ठीक है, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अगला था दलाई लामा केम टू धर्मशाला, दलाई लामा जो है वो धर्मशाला कब आए थे? तो 1959 में जो है वो दलाई लामा धर्मशाला आए थे। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो जाती है अगर आप रिवाइज नहीं करते हो कि सर पढ़ा तो था एक बार बट याद जो है वो अब नहीं आ रहा है। When did a massive earthquake hit कांगड़ा, कांगड़ा में जो है वो मैसिव अर्थक्विक कब आया था? तो 4 अप्रैल 1905 को जो है वो आपका एक अर्थक्विक जो है वो आया था। वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन सिचुएटेड, ठीक है, कहां पर जो है वो पड़ता है? तो आंसर होगा आपका रामपुर, ठीक है जी, रामपुर जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला है रामपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर के साइड में पड़ता है? तो सतलुज रिवर के साइड में जो है वो आपका पड़ता है। Who was the first लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पहली लेडी स्पीकर जो है वो कौन थी? ठीक है, तो विद्या स्टॉक्स जो है वो आंसर होगा, ठीक है, क्या था?
विद्या स्टॉक जो है वो सही आंसर होगा। हाउ मेनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन द एचपी स्टेट? एचपी स्टेट में कितने जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं? तो 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, ठीक है जी। एक हो गया आपका गग्गल, दूसरा हो गया आपका जुब्बरहट्टी, ठीक है जी, तीसरा हो गया आपका भुंतर, ठीक है, यही है ना? 3 आंसर जो है वो उसका सही होगा। अगला है व्हेन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश? हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी कब बनी थी? एचपीयू 1970 में जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। अगला था द सीनो इंडियन वार बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज अकर्ड इन? कब हुआ था ये सीनो इंडिया वार? तो ये हुआ था 1962 में। याद रखिएगा, सीनो इंडिया वार कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था श्रीमती इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन? कब असैसिनेट की गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी? तो 1974। याद रखिएगा 1974, सॉरी 1974 नहीं, 1984, ठीक है, 84, 1984 में जो है वो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरन इन राजस्थान टुक प्लेस इन? जो पोखरन में इंडिया का पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, तो वो राजस्थान में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1974 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, इस टेस्ट जो हुआ था ना, इसका एक कोड नेम भी था। कोड नेम क्या था? वो था आपका स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। अगला, इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुलिस इज हेडेड बाय? जो बड़ी सिटीज होती है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुलिस उसमें जो है वो पुलिस किसके द्वारा हेड की जाती है? तो वो की जाती है कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा। समझ आ गया? लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता था? तो बोथ ए एंड बी, पंजाब केसरी भी और शेरे पंजाब के, दोनों के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज, ठीक है, सिलोन, ठीक है, पुराना नाम भी बोलते हैं इसको, श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था, तो सिलोन जो है वो इसका सही आंसर होगा। और जो श्रीलंका नाम लिया गया था, आई थिंक 1972 में श्रीलंका नाम जो है वो रखा गया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेचर ऑफ नागालैंड, मिजोरम, असम, ठीक है, किसके ऊपर आता है? ठीक है, तो हाई ऑल ऑफ दिस, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो सभी के अंडर जो है वो आता है। अगला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहां पर पड़ती है? तो वो पड़ती है आपकी पेरम्बूर तमिलनाडु में। याद रखिए, पेरम्बूर तमिलनाडु में जो है वो पड़ती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसको आईसीएफ भी बोल सकते हो। द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स, क्या हुआ था? ठीक है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है, शिमला कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो बाउंड्री डिसाइड हुई थी इंडिया और तिब्बत के बीच में, ठीक है, कब हुआ था? 1914 में, ठीक है, तो इसको भी आप एचपीजीके के अंदर ले सकते हो क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, इट्स लेंथ इज, ठीक है, ये कितनी है? 2:3, 2:3, ये याद रखिएगा। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से जो है वो लिया गया है, ठीक है, बहुत बार ये पीवाई क्यूज में भी एचपीजीके के क्वेश्चंस में जो है वो, मतलब एचपीजीके एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। पारसीज की हॉली बुक को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी जैन अवस्था, ठीक है, पारसी की जो होली बुक है उसको जैन अवस्था के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेस अ स्पेशल फीचर? बोट रेस कौन से फेस्टिवल में जो है वो की जाती है? तो ओनम में जो है वो बोट रेस आपकी की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, बोट रेसेस, ठीक है जी, ये आपकी ओनम जो आपका केरला में होता है उसमें आपकी बोट रेस जो है वो रखी जाती है। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है आपकी ओजोन लेयर। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है? तो पेरिस्कोप बोलते हैं उसको, ठीक है जी, पेरिस्कोप जो है वो यूज किया जाता है सबमरीन के द्वारा आपके ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, ठीक है जी, जो सरफेस पर होते हैं सबमरीन के द्वारा। अगला है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट इज एट, ठीक है, हिमालयन जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहां पर पड़ता है? ठीक है, तो वो पड़ता है आपका दार्जिलिंग में, ये याद रखिएगा, दार्जिलिंग में 1954 में इसको स्टैब्लिश जो है वो किया गया था, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। द यारलुंग जैंगबो रिवर इज इंडिया इज नोन एज, यारलुंग जो जैंगबो रिवर है इंडिया में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है जी। तिब्बत में इसको यारलुंग जैंगबो बोला जाता है, ठीक है, और इसको जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र जो है वो बोला जाता है इंडिया में। द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, सलाल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पे है? चिन्नाब रिवर पर जो है
वो आपका सलाल प्रोजेक्ट पड़ता है J&K में। गिल्ट एज मार्केट मींस, गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको क्या बोलते हैं, उसको गिल्ट एज मार्केट जो है वो बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन मींस क्या होता है, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, ठीक है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, इसको बोलते हैं आपका वियर एंड टीयर हो गया, एज हो गया, यूजेस हो गया, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम टू ऑफ कॉइनेज इन, ठीक है, कौन सी एज में जो है वो आपका मतलब कौन से ईयर में आपका चेंज हुआ था ये, तो ये हुआ था आपका 1957 में, अप्रैल 1957 में। इन क्रिकेट द टू सेट्स ऑफ विकेट्स आर, कितने यार्ड अपार्ट होता है, तो 22 यार्ड्स अपार्ट होता है टू सेट्स ऑफ विकेट, ये याद रखना है, ठीक है जी, या फिर 20.12 मीटर। अगला है, इन क्रिकेट अ रन टेकन व्हेन द बॉल पासिस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज और बॉडी इज कॉल्ड एक्स्ट्रा रन, ठीक है, तो किस टाइप का एक्स्ट्रा रन होता है, लेग बाय, बाय, बाउंसर या फिर ड्राइव, तो इसको बोलता है बाय। तो क्रिकेट वाली नॉलेज जिनको होती है अच्छी, ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन ही ये बिल्कुल सही करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, अब जरूरी नहीं है कि अगली बार भी या इस बार जो एग्जाम होगा उसमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड यही क्रिकेट से पूछे जाएंगे, मतलब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट जो है वो आपकी क्या होती है, तो अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, ठीक है, कि कोई आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो भेजना चाहते हो ईमेल के साथ में, तो उसको ईमेल अटैचमेंट जो है वो बोलते हैं, ठीक है, जैसे कोई पीडीएफ हो गई, कोई इमेज हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, वो चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क, इनमें से कौन सा जो है वो रियल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ठीक है, या थ्रेट नहीं है, तो हैकर्स तो थ्रेट है, वायरस भी थ्रेट है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी है, स्पैम जो है वो आपका एक रियल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज अ, ठीक है, क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है जी, 0 और 1 पढ़ा ही होगा, ठीक है जी, और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा जो है वो वेब ब्राउजर है, ठीक है, तो नेटस्केप नेविगेटर, ये क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये माइक्रोमीडिया, ये तो मीडिया आ गया, तो मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो आपको पता ही है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और एडोब ड्रीम वीवर जो है वो एक प्रकार का वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा नेटस्केप। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पैम होते हैं। अ मैन बाइज अ, अब यहां पर सेक्शन शुरू हो गया आपका मैथ्स टाइप का, ठीक है। अ मैन बाइज अ पेन फॉर 60 RS60 एंड सेल इट फॉर RS70, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, बट बहुत ज्यादा डिटेल वाला नहीं है, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो आप इसको कर लोगे, ठीक है जी। कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपकी 60, ठीक है जी, और सेलिंग प्राइस है आपका 70, ठीक है, तो 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, अगर आपको आता होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है जी, 10 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्स 16.67% के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से मैथ्स करते होंगे, मैंने आपको थोड़ा सा आंसर बता दिया। इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 6 इफ अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 30 मिनट, वट इज इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है, कि अगर कोई जो है वो ट्रेन 60 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे 30 मिनट में ट्रैवल करती है, तो इसकी एवरेज स्पीड जो है वो क्या रहेगी, तो इसका आंसर होगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो पहले आप डिस्टेंस आपको दिया गया है, टाइम दिया गया है, ठीक है, उसको आप आवर में कन्वर्ट करोगे, फिर आपको पता ही है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, तो फिर उसको रखोगे आप, ठीक है, 60/1.5, इसको सॉल्व करोगे 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ शुगर इफ 1 kg कॉस्ट 42, अगर 1 kg शुगर की कीमत 42 है तो 3.5 kg की शुगर की कीमत जो है वो कितनी होगी, ठीक है, तो ये होगी 147, ठीक है जी। 1 kg इज इक्वल टू 42, ठीक है जी, 42 इंटू 3.5, ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करोगे, अगर थोड़ा और डिटेल में मैं लिखूं तो ये इस तरीके से लिख के 147 जो है वो आपके पास आंसर आएगा।
यू अर्न 500 पर डे, ठीक है, आप 500 रुपए पर दिन के कमाते हो, ठीक है, तो 15,000 कमाने में आपको कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो दिन लगेंगे आपको 30 डेज, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 15,000 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। अ कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर, माइलेज देती है कार 20 किलोमीटर पर लीटर, हाउ मेनी लीटर्स आर नीडेड टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, कितने जो है वो आपके मतलब कि लीटर जरूरत होगी 250 किलोमीटर जाने के लिए, आंसर आएगा इसका 12.5 लीटर, ठीक है जी। 20 किलोमीटर पर लीटर में आपको एवरेज मिल रही है, ठीक है जी, तो 250 से इसको डिवाइड कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। इफ 2 पेंसिल कॉस्ट आर 8 रुपीज, हाउ मच डू 10 पेंसिल कॉस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मतलब कि देख के ही पता लग रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 रुपीज जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। 2 पेंसिल 8 रुपए की है, ठीक है जी, एक पेंसिल कितने की होगी, एक पेंसिल 4 रुपए की होगी, तो बस 10 पेंसिल आप पता लगा लोगे कि 10 पेंसिल कितने की है, इंटू 4 कर लेना। अ शर्ट मार्क्ड एट 800, ठीक है, इज सोल्ड फॉर 640, वट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, तो इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज रहेगा वो रहेगा आपका 20%, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपके पास डिस्काउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेशो के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब कि 800 रुपए की शर्ट है, ठीक है, जिसपे मतलब कि एक मार्केट प्राइस था, उसको बेचा गया है, सेल प्राइस उसका क्या था 640 में, ठीक है जी, तो डिस्काउंट कितना हो गया 800 माइनस 640 इज इक्वल टू 160, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेना, वो आएगा आपका 20%, समझ आ गया। नेक्स्ट है, इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, कि 5 वर्कर्स जो है वो एक काम को 12 दिन में करते हैं, हाउ मेनी वर्कर आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 4 डेज, ठीक है, कि कितने वर्कर की जरूरत होगी अगर सेम जॉब को 4 दिन में जो है वो करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 15 डेज, ठीक है जी, समझ आ गया। अगला है, अ बास्केट कंटेन 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंजेस, ठीक है, इफ यू पिक वन फ्रूट रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल, ठीक है, क्या एक बास्केट में जो है वो 4 एप्पल हैं 6 ऑरेंज है अगर आप एक फ्रूट को पिक करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एप्पल आएगा, ठीक है जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एप्पल आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, समझ आएगा, क्या आंसर हो गया, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द 10% ऑफ 1500, तो ये तो आप निकाल ही लोगे, 10% क्या होता है 1500 का, 150 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप आसानी से नंबर बना लोगे। एक डजन एग की कॉस्ट है 72 रुपीज, वट इज द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स, ठीक है 7 अंडों की कीमत जो है वो क्या होगी, ठीक है, एक डजन कितने के 12, एक डजन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है, 12 अंडों की कीमत है 72, ठीक है, एक अंडे की कीमत निकाल लेना और फिर 7 अंडों की कीमत लगा लेना, तो आंसर होगा आपका 42। राम बॉट 2 शर्ट्स फॉर 750 ईच, ठीक है जी, ही गेव अ 1000 रुपी नोट, हाउ मच बैलेंस शुड द शॉपकीपर रिटर्न, ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, कितने रुपए जो है वो उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, कुछ तो आप भी करोगे, कमेंट करके बताना, नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि राम बॉट 2 शर्ट, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, ठीक है, कि राम बॉट 2 शर्ट्स फॉर 750 ईच, ये ईच के ऊपर थोड़ा फोकस करना, ही गेव 1000 नोट, हाउ मच बैलेंस शुड द शॉपकीपर रिटर्न, क्योंकि शॉपकीपर को कितना बैलेंस जो है वो रिटर्न करना है, कमेंट करके बताना, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, यू फिल 2 बॉटल्स विद 1 लीटर ईच इन 5 मिनट, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल 10 बॉटल्स, ठीक है, 10 बॉटल्स को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर होगा आपका 25 मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। वट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, ये तो आपके स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, बिल्कुल, नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी, ठीक है जी, वर्ल्ड की, ठीक है, समझ आ गया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्रीज पूछा गया है, ठीक है नॉट द स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्रीज से पास होती है, ठीक है जी, तो इंडिया जो है वो इसका सही आंसर होगा, इंडिया से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पता ही आपको। माउंट एवरेस्ट लाइज बिटवीन, कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में पड़ती है माउंट एवरेस्ट, तो पड़ती है चाइना एंड नेपाल के बॉर्डर के बीच में, ठीक है। अगला है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाय एरिया, याद रखिएगा।
विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आपका डेजर्ट कौन सा है? ठीक है, तो वो है अंटार्कटिक डेजर्ट। ठीक है, अंटार्कटिक डेजर्ट जो है वो इसका सही आंसर है। अगला है द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इक्वेटर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री से पास करती है? तो आंसर होगा आपका केन्या। ठीक है, याद रखिएगा केन्या जो है वो इसका आंसर है। विच ओशियन इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया, पैसिफिक ओशन इसका सही आंसर है। ठीक है, कि एरिया में कौन सा ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कहां पर देखने को मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है वो देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स, ठीक है, कौन सी कंट्री में मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं? तो वो है आपकी कंट्री फ्रांस। ठीक है, समझ आ गया, फ्रांस 12 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स है, तो ये आपको याद रखना है। विच इंडियन रिवर इज नोन है सोर ऑफ बंगाल, सोर ऑफ बंगाल के रूप में कौन सी रिवर को जाना जाता है? दामोदर को जो है वो जाना जाता है सोरो ऑफ बंगाल के नाम से। ठीक है, बिहार का शोक अगर पूछ ले, कोसी नदी ये कहां का है? ये बिहार का शोक है, और बंगाल का शोक है आपकी दामोदर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया, डेक्कन जो प्लेट्यू है वो कौन से पार्ट में पड़ता है इंडिया के? तो वो पड़ता है आपके साउथ इंडिया में। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट बाय एरिया, कौन सी इंडियन स्टेट जो है वो एरिया में सबसे बड़ी है? तो राजस्थान जो है वो आपकी सबसे बड़ी है। विच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड, ठीक है, डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच कौन सा है? तो मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वैसे हिंदी में याद नहीं करना है, मरियाना ट्रेंच याद रखना है आपको। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल जो है वो क्या है? ठीक है जी, तो भाई जयवर्धनपुरा। ठीक है, कोलंबो भी कहीं लगाते हैं, तो इसके मल्टीपल आंसर जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव अलग अलग टाइप की कैपिटल्स वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, विच इंडियन लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, कौन सी साल्ट वाटर लेक है? चिल्का लेक जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये भाई आपके 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन आपने एक बार ऑब्जर्व कर लिए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है जी, थोड़ा लेवल अप करके या थोड़ा सा ट्रिकी करके, ठीक है, आपके क्लर्क के जो है वो कोर्स में डाले जाएंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, वन लाइनर के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो कर सके। तो फ्री डेमो है, आप जरूर एक बार जाकर चेकआउट कीजिएगा। 100 बच्चों के लिए, आधे वैसे जुड़ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।